आज अगले चरण के रूप में आपको विदित ही है सुविचार। आज सुविचार प्रस्तुत करने हेतु हमारे बीच पधारे हुए हैं श्रीमान नरेश बाबू जी। प्राध्यापक नरेश बाबू जी जितनी भी भाषाएं जानते हैं उतनी भाषाओं में भी मनोसमृद्धि कला को ले जाने का अनवरत प्रयास करते आ रहे हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार अंग्रेजी, तमिल और हिंदी में भी उनके मनोसमृद्धि कला को ले जाने की कार्यकला अति अद्भुत है। यहाँ हम नरेश बाबू जी दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट के सक्रिय अंग हैं। हर अपने जीवन के हर कदम पर मनोसमृद्धि कला को एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, अनुकरणीय नहीं है, उसको अपना लिया है। मनोसमृद्धि कला ही कला और उनको अलग नहीं देखा जा सकता। ऐसे सशक्त मनोसमृद्धि कला विशेषज्ञ हमारे सामने प्रस्तुत हैं। आज उनका शीर्षक है मन। मन को लेते हुए कई सारे विचार अनादिकाल से है। वैसे मन क्या है, कहाँ है, यदि मन हमें चलाता है या हम मन को चलाते हैं। मन चंका है तो कटौती में गंगा। इस तरह कई सारे उदाहरणों के साथ अपने जीवन में हर एक दिन मन शब्द के प्रयोग के बिना उस दिन की पूर्ति नहीं होती है। हम अपने आम जीवन में ये इस शब्द का, मन शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। ये मेरे मनोनुकूल नहीं है, वो मेरे मनोनुकूल नहीं है, मेरे मन की बात, यानी मन की बात भी आज आने लगी है वैसे आकाशवाणी में। ऐसे अद्भुत विषय वस्तु मन के बारे में समझाने हैं तो हमारे बीच आए हैं नरेश बाबू जी। उन्हीं के कथनों से हम लाभान्वित होंगे। श्रीमान नरेश बाबू जी को आगमन करते हैं, से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि वो अपने सुविचार प्रस्तुत करें। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सदैव गुरु की कृपा हमारे साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कनन जी। मन के बारे में बोलना है तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ऐसा सवाल तो हमेशा मन में आता रहेगा। वेदात्री महर्षि भी जैसे कई जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया और मनोविकास कला को आगे लेके जाने में उन्होंने काफी काम किया। तो ऐसे ही एक बार जब यूएस गए थे, उधर कई सारे लोगों को एक यूनिवर्सिटी में अपना सरलीकृत कुंडली योग सिखाने का मौका मिला था। और उनको पूरा स्वामी जी ने प्राण के बारे में और अच्छी तरह इंट्रोडक्शन वाला पहला सेशन दिया। फिर उसमें क्या था, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट लोग आए हुए थे। तो स्वामी जी ने अपना स्ट्रक्चर, जनरली स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, ये योग क्यों करना है, ध्यान क्यों करना है, ये सब समझा के फिर उनसे पूछा कि मन क्या है आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग तो बड़े साइकोलॉजिस्ट हो और मन के बारे में। फिर उन्होंने सब आए और अपना अपना बताए। मैं माइंड के बारे में ऐसा बुक लिखा हूँ, मैं माइंड के बारे में वैसा लिखा हूँ। ऐसी कई सारी चीज़ें वो लोग बताते गए। तो स्वामी जी तो ठीक है, सुनिए आप जो बोल रहे हो कि विचारों का संग्रह है, ऐसा अपना अपना जो जो आदमी जैसे समझा था उसी हिसाब से जवाब दे दिया। स्वामी जी पूछे ठीक है, ये सब तो मन का कार्य है, पर मन क्या है, वो क्यों है, कहाँ है, इसका सवाल का जवाब क्या है। जब ये सवाल स्वामी जी ने पूछा
तो उनके पास उसके लिए सही आंसर नहीं था। वो साइंस आज भी ढूंढ रहा है। साइंस माइंड की फंक्शंस के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से काफ़ी एनालिसिस कर डाला, रिसर्च कर डाला, और मन को कंट्रोल करना कैसा है और कैसे मन को कंट्रोल करेंगे तो हम क्या-क्या पा सकते हैं, और कुछ चीज़ को पाने के लिए मन को कैसे काबू में रखना है। इन सब चीज़ों के बारे में स्वामी जी, मतलब साइंस जो साइकोलॉजी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया। पर मन क्या है, इस सवाल को पूछेंगे तो उधर थोड़ा तकलीफ है। उनको वो समझाने में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इवन गौतम बुद्ध ने भी एक बार कहा था, हम आज जो भी हैं, बीते हुए कल के विचारों की वजह से ही हैं। हमारा अपना वाला काम अपने विचारों पर ही निर्भर है। हमारा जीवन इस मन की ही रचना है। हम जो हैं, हमारे मन की वजह से है। मनुष्य क्यों कहलाता है? मन की वजह से ही वो मनुष्य कहलाता है ना? तो इतनी बेसिक चीज़ है मन, पर इसको समझने में तकलीफ क्यों है? समझाने में तकलीफ क्यों है? इसके बारे में हम थोड़ा विचार करने के पहले स्वामी जी का जो तत्व है, मन क्या है, कैसे है, कहाँ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मन, क्योंकि मन से रहित कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, है ना? मन को पूर्ण रूप से जानने वाला मनुष्य भी बहुत कम ही मिलेंगे, या नहीं होंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से समझना बहुत ही बड़ी काम है। मानव जीवन का उर्वर खेत है मन। मन को सुचारू रूप से चलाने वाला क्षमता मनुष्य में है। तो उसके लिए मनुष्य को मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पर हम को जैसे समझते हैं, जैसे विचार, शब्द या क्रिया, इसी से हम मन को जोड़ते हैं। पर ये सब मन के कार्य हैं। ये मन है क्या? मन का एक आउटपुट है। मन के बारे में जानने के लिए हमें शरीर, प्राण और जैव चुंबकत्व या जीव चुंबक शक्ति के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर क्या है? ये पंचभूतों का मेल है ना? जैसे, क्यों ऐसा पंचभूत कहते हैं? क्योंकि मैटर जो साइंस में हम पढ़ते हैं, अभी भी जो पढ़ के आ रहे हैं, हम वेस्टर्न फिलॉसफी ने मैटर को 3 में क्लासिफाई किया था: सॉलिड, लिक्विड, एयर। है, सॉलिड मतलब उसका एक शेप है, एक वॉल्यूम है। हाँ, ये पेन ऐसा लंबा होगा, ये लैपटॉप मॉनिटर ऐसा स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगल शेप में होगा। ये सब चीज़ सॉलिड में आ गया। फिर लिक्विड क्या है? जिसका कोई शेप नहीं है, पर वॉल्यूम है। आप चाय बनाइए, चाय को कप में डालते हैं, कप की जैसी दिखेगी। आप ग्लास में डालते हैं तो ग्लास जैसी दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस क्वालिटी को हम मैटर में लिक्विड करके क्लासिफाई करते हैं। फिर क्या है? एयर आ गया, जिसका कोई शेप भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। पर हमारे पूर्वजों ने ईस्टर्न फिलॉसफी में एयर, जो वायु है, उसको और भी तरीके से बांटा। उसी के हिसाब से उन्होंने पंचभूतों का तत्व को समझाया था। वो क्या है? वायु, जो इंटेंसिफाइड एयर पार्टिकल्स हैं, जो वायु कण हैं, उसको हम अग्नि के रूप में समझते हैं। और जो उससे भी आप वायु के पहले वाली जो स्थिति क्या है, वो कण जो है, उसी को स्काई या आप अ, अणु के नाम पे जानते हैं। पर अणु को आजकल हम क्या एटम के रूप में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। इस चक्कर में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। क्यों? साइंस आज जो अणु बोलता है, इस अणु को हम तोड़ सकते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लोरॉन, बोसॉन। जो साइंटिस्ट उसका नाम कह सकते हैं, कैसे वो कैसे कहते हैं? वो जो पार्टिकल्स हैं, कितनी स्पीड से रोटेट करके आती हैं, उस स्पीड की हिसाब से जितना फास्ट जाता है वो बाहर चले जाता है, जितना स्लो जाता है वो अंदर की ओर घूमता रहता है। तब ये वाली चीज़ आ गया, तो किसी ने चलो ये पार्टिकल इतनी फास्ट घूम रहा है, ये इसको मैंने इन्वेंशन किया, तो उनके नाम से उस पार्टिकल का नाम दे दिया। जैसे हिग्स बोसन ने किया तो उनके नाम पे दिया। और ऐसा ही एक साइंटिस्ट तो जिन्होंने दूसरा एक पार्टिकल पकड़ा था, उनके नाम पे वो लोरान करके नाम दिया गया। तो ये ऐसा पार्टिकल्स अणु है नहीं। जो स्पिरिचुअलिटी में, जो हमारे तत्व में, तत्व ज्ञान में जो अणु बोलते हैं, वो
उसको हम तोड़ ही नहीं सकते। वो इतना ही छोटा है कि उसको तोड़ ही नहीं सकते। तो फिर साइंस में जो क्या अणु बोल रहे हैं और फिलॉसफी में जो अणु बोल रहे हैं, क्या फर्क क्या है? क्योंकि फिलॉसफी का अणु साइंस के अणु से भी बहुत बहुत छोटा है। तो उसको समझाने के लिए ही हमने क्या कर दिया, उसको परमाणु करने का यूसेज में आजकल आ गया। परमा मतलब अल्टीमेट, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। तो वो परमाणु को हम साइंस का आ, जो जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं तत्वज्ञान में, वो मिलेगा। क्योंकि आप तत्वज्ञान की कई पुस्तकें पढ़ेंगे, जो सिद्ध हैं, महर्षियां हैं, जो बहुत लोग अपनी पोएम्स में लिखे हैं, जो अणु के बारे में लिखे होंगे, वो सब परमाणु की परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा। तभी हमें वो समझने में आसान रहेगा। जब वो एटम या परमाणु, जो स्काई पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, जीव कण या ऐसे जो भी नाम देते हैं हम उसका, उसी का मिलान ही बाकी सब चार तत्व हैं। जब वो इकट्ठा होके चलना चालू करते हैं, जितना कण साथ में आके इकट्ठा होके चालू कर रहा है, उसी के हिसाब से उसमें बदलाव आती है। इसीलिए ही आपको पंचभूत आते हैं। पहले क्या है, कण हो गया, फिर उसके बाद वायु, फिर उसके बाद अग्नि, फिर उसके बाद आपका पानी या पूरी लिक्विड चीजें हो गया, फिर आपकी सॉलिड चीजें हो गया। तो जैसे हम उसको एक डिनोट करने के लिए जल और पृथ्वी के रूप में कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं। पर जल मतलब इधर सिर्फ पानी नहीं है, सभी लिक्विड चीजें हैं। और पृथ्वी मतलब सिर्फ अर्थ नहीं है, सभी सॉलिड चीजें हैं। तो ये हम जो विश्व में या ब्रह्मांड में कोई भी चीज को हम देखते हैं, किसी भी जीव से मुलाकात करते हैं हम लोग, ये सब पंचभूतों से किसी एक तत्व या सारी तत्व या दो या तीन तत्व, इन्हीं की मिलान से बनी हुई है। तो अब किसी भी वस्तु को हम ये पंचभूत से बाहर नहीं ला सकते। अब जब समझ में आया कि पंचभूत क्या है, फिर हम पहुंचते हैं थोड़ा सा ये जीव शक्ति के बारे में और जीवाणु के बारे में। जब पंचभूत के हिसाब से स्टैटिक चीजें, अजैव कार्य, अजीव वस्तु जो भी बन गया पूरी ब्रह्मांड में, उसके बाद यही जीव कण अपने अंदर ही एक सर्कुलेशन स्टार्ट कर देती है। जब वो सर्कुलेशन स्टार्ट होती है, उसको हम लाइफ फोर्स सर्कुलेशन कहते हैं। उसको हम जीव संचारण ऐसा करके हिंदी में समझाते हैं। तो जब ये लाइफ फोर्स पार्टिकल अपने आप घूमना चालू हो जाती है, तो उसको हम लिविंग बीइंग ऐसे नाम से बुलाते हैं उसको। तो उसका और इसका फर्क क्या है? इतना ही है। बाकी वस्तुओं में भी पंचभूत का मिलान है, पर जीव वस्तु में वही पंचभूतों के मिलान में जीव कण अपने आप एक संचारण चालू कर लेते हैं। उस संचारण की वजह से उसको जैविक या लिविंग बीइंग इस नाम से हम कहलाते हैं। तो ये संचारण कब तक रहेगा? जब तक उस जीव में ये एक्टिविटी चलती रहेगी, उसको जीव बोलते हैं। जब इसके बाद वो जीव संचारण चलना बंद हो जाती है, तब हमें उसको का स्थिति बोल देते हैं। उसके बाद ये पंचभूत से बने ये शरीर भी वापस पंचभूत के में बदल जाएगा, है ना? आप किसी भी जैसे आप रास्ते में देख रहे होंगे, या किसी कुत्ता का कुछ एक्सीडेंट हो गया, या बिल्ली का किसी बाइक में, कार में हो गया, तो क्या होता है? पहले क्या होता है, एक लिक्विड जैसा उससे बाहर आती है, रक्त हो या बाकी जितनी भी शरीर के अंदर के लिक्विड है, सब बाहर आती हैं। एक गंदा सा बदबू आता है। फिर कुछ दिनों में हड्डी भी मिट्टी बन जाती है ना? उसका कोई भी ट्रेस भी नहीं मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? ये पंचभूत से बना हुआ शरीर जब जीव संचारण खत्म हो गया, तो वापस पंचभूत के रूप में बदल गया। तब फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये जीव संचार कहाँ चल रही है हमारे शरीर में। ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे है, वो जगह पे है। जैसे हमारे शरीर में रक्त कहाँ है, हम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे पूरे शरीर में रक्त हमेशा संचारण करते आ रहा है। पर उसका केंद्र कौन सा है? हमारा हृदय है। क्यों? वो हमेशा आपको पंप करती रहेगी। उसकी वजह से रक्त आपको पूरे शरीर में घूमता रहता है।
इसी तरह हवा के लिए हमारा शरीर में केंद्र कौन सा है? हमारा फेफड़े या लंग्स है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सिर्फ हवा सिर्फ लंग्स तक, आपको नाक से लेके सिर्फ लंग्स तक रहता है? नहीं, वो भी हवा भी हमारे पूरे शरीर में वायु संचार के रूप में हमेशा चलते आ रहा है। ऐसा ही जीव कण भी हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है संचारण के रूप में, पर उसका केंद्र बन जाता है आपका बीज केंद्र या जेनेटिक सेंटर। ये है कहाँ? है अपना मेरुदंड, जहाँ खत्म होती है उससे थोड़ा सा नीचे। इसी पॉइंट को ही हम मूलाधार ध्यान या शांति ध्यान में फोकस करते हैं। और किसी को भी दीक्षा देते हैं तो भी हम जीव शक्ति को उधर ही स्वामी जी की जीव शक्ति के साथ मिला के ऊपर उठा के हम आज्ञा चक्र में बिठाते हैं। तो है क्या इसका मतलब? ये बीज केंद्र जो है ये हमारे जीव कणों के माध्यम है, ये केंद्र है या सेंटर है। तो ये किस किस का सेंटर बन जाती है बीज केंद्र? आपके शरीर का एकदम मिडिल पॉइंट है। आप 6 फीट को हो या 5 फीट को हो, जितना भी साइज को एग्जैक्टली आपको मेजर करके मिडिल पॉइंट हम यहाँ ड्रा करते हैं, उधर ही आके आपका बीज केंद्र बैठता है। तो फिर इस बीज केंद्र का और क्या क्या चीजें हैं? इसमें हम जिस समय से पैदा हुए थे, पैदा नहीं, ये नहीं कि हम अपने माताजी पिताजी से जब हमारा शरीर बना वो उधर से नहीं, जब पूरी ब्रह्मांड पैदा हुआ था, जब स्टैटिक्स फोर्स से पहला एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट हुआ था, उधर से लेकर आज इस मोमेंट तक हम जो जो सोचे हैं, मानव जाति क्या क्या विचार किया है, क्या क्या काम किया है, सब कुछ इसके अंदर केंद्रित है। तो अब सोच लीजिए कि कितना पावरफुल हो सकता है ये, है ना? पर ये ऐसा इतनी पावरफुल चीज को समझकर उसको काबू में लाते हैं तो पूरी ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, पूरी भगवान को समझ सकते हैं, पूरे ब्रह्म को हम समझ सकते हैं। पर हमें समझने का काबिल बनाने के लिए जो काम करना है वही हमारा मनोविकास कला सिखाता है। तो मनोविकास कला कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ इसी का ही हमें वो मन को, ये ब्रह्म को, ये ब्रह्मांड को समझने का एक हमें तरीका बताने वाला चीज है, बस और कुछ नहीं है। फिर हम वापस आते हैं अपने तत्व में। जब ये जीव कण आपका बीज केंद्र को केंद्र रखकर पूरे शरीर में घूमता रहता है, जब हर एक कण स्वगुमा में घूमती रहती है तो उधर से एक तरंग या एक लहर निकलता है। ये क्यों है? एक स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रिंसिपल करके फिजिक्स में एक बहुत बढ़िया तत्व है जो स्वामी जी ने बहुत ही ढंग के तरीके से हमें समझाया है। जैसे कोई भी चीज घूमता रहता है तो बाहरी चीजें क्या है, अंदर की ओर आती रहेंगी, उसका स्पीड कम होती रहेगी। हल्की चीज जो है वो बाहर की ओर जाती रहेगी, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि घुमाव तो एक ही है। तो इसको हम कैसे सरल उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे हम मंथन करते हैं, जिसमें आपका दूध से जब मंथन करना चालू करते हैं तो मक्खन क्या है, जो स्टिक अंदर है उसी के केंद्रित करके उधर एक्यूमुलेट होता रहता है ना? इसी तरह आप फ्रूट जूसर हो या मिक्सर ग्राइंडर हो, जो भी करते हैं तो बाहरी चीजें अंदर की ओर आती रहती हैं, हल्की चीजें बाहर की ओर जाती रहती हैं। इसी तरह जब जीव खंड स्वगुमाव से घूमते रहते हैं, उधर से जो लहर निकलता है उसी लहर को चुंबकत्व कहते हैं। जब बाहर करता है उसको हम यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म ऐसा बोलते हैं। जब अपनी जीव कण जीव शक्ति जीवितों में होती है उसको जैव चुंबकत्व शक्ति या जीव चुंबक शक्ति ऐसा बोलते हैं। तो बाहर जो होती है उसको यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म या आकाश चुंबक ऐसा नाम से जाना जाता है। जब शरीर के अंदर होती है उसको जीव चुंबक शक्ति या जैव चुंबक शक्ति ऐसे नाम से हम समझते हैं। तो ये जो लहर निकलती है, यही लहर हमारे इंद्रियों से हमेशा बाहर आता रहता है। इंद्रिय क्या क्या है? इंद्रियों को दो रूप में हम बांटते हैं, एक है ज्ञानेंद्रिय, एक है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या होता है? जो आपका हाथ पैर ऐसा जो
काम करने वाली चीजें जब उसमें आ जाती है। ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? जो आपको ज्ञान से जो चलाते हैं, ये सब चीजें ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन सा चीज आता है? आपका त्वचा, बेसिकली आपका स्किन हो गया, फिर आपका जीभ, फिर आपका नाक, आंख और कान। ये पांचों को हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। तो इधर आप क्या, क्यों इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं? क्योंकि जब जीव कणु जब स्वगुमाव से घूमता रहता है, उससे जो जैव चुंबकत्व शक्ति या जीव चुंबक जो लहर निकलती रहती है, बायोमैग्नेटिज्म, ये इन ज्ञानेंद्रिय, इन सेंसर्स में हमेशा बाहर जाता रहता है। जब वो बाहर जाता है, उधर कोई उसको डिस्टरबेंस होती है या कोई रुकावट होती है, तो उधर से वो रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे अंदर आता है। तब जो हम महसूस करते हैं, उसी को सेंसस या सेंसेशन करते हैं। हाँ, हम एक चीज को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जब हमें लगता होगा कि हम आंख खोल के देखेंगे, तभी आंखों से हम चर्चा करते हैं, या जब हम सुनना चाहते हैं, तभी हम कान से चुंबकत्व शक्ति को हम चर्चा करते हैं, तभी हमें ध्वनि सुनाई देती है करके। पर ऐसा नहीं है। ये क्या है? हमारी जैव चुंबकत्व शक्ति इस 5 इंद्रियों में से हमेशा बाहर जाता रहता है। उसको कैसे समझे? एक अपना हाथ को आप कान के पास लेके जाके रख लीजिएगा, मतलब छूना नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गैप रख लीजिएगा, और आपका हथेली कान के एकदम पास में रहे, थोड़ा सा गैप रहे, टच नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, आपका कान में क्या आवाज आ रहा है? इधर भी एक साउंड आपको आराम से आप सुन सकते हैं। ये है क्या? यही है इसका उदाहरण। हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है कान से भी हम हमेशा ये सदैव चुंबकत्व शक्ति बाहर जाती रहती है। जब जाती है, जहाँ डिस्टर्ब होती है, उधर से रिफ्लेक्ट होके हमारे अंदर आती है। तब हम उसको समझते हैं कि हाँ, बाहर एक साउंड है, बाहर एक ध्वनि है। तो इसी तरह पांचों इंद्रियों में, जो त्वचा में हम टेम्परेचर को समझते हैं कि बाहर का टेम्परेचर ऐसा है, गर्म है या ठंडा है, ऐसे आंखों में जब ये चुंबकत्व शक्ति का चर्चा होती है, तो हम आगे वाले इमेज को समझ सकते हैं कि अच्छा ये है, वो है, टाइप। राइट? तो इसी तरह जब इंद्रियों से हमारी चुंबकत्व शक्ति हमेशा बाहर जाती रहती है, जैसे उधर जो कन्वर्शन होती है, बदलाव होती है, उसी को हम समझते रहते हैं एज अ सेंसेस। वो क्या क्या बदलाव होती हैं? दाव, ध्वनि, प्रकाश, स्वाद और गंध, है ना? इन पांचों संवेदना के रूप में हमेशा वो क्रियाशील होते रहता है। जब अगला चीज क्या है? ये पांचों कन्वर्शंस को जो समझने वाला चीज है, वही है मन। तो ये कहाँ से आता है? ये भी वही जीव चुंबक शक्ति से ही आता है। जीव चुंबक शक्ति जब पांचों इंद्रियों से बाहर जाती है, जो महसूस करती है, वापस अपने शरीर में आता है, अपनी बीज केंद्र तक पहुंचता है, तो मस्तिष्क में उसका कार्य होता है कि हाँ, ये है गिटार का साउंड, ये है तबला का साउंड, ये है वीणा का ध्वनि, ये है सारंगी का ध्वनि। क्यों? क्योंकि जब भी पहली वो समझती है, आपके बीज केंद्र में जाके उसको केंद्रित करके रख देता है, स्टोर करके रख देता है। जब ऐसा कोई ध्वनि सुनाई देता है, तो इमीडिएटली वो कान उसको लेके आपके जेनेटिक सेंटर में पहुंचता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या। फिर ब्रेन अपना काम करता है कि हाँ, ऐसा ध्वनि हमने पहले सुना है, ये सारंगी का ध्वनि है, ये तबला का ध्वनि है। फिर आके आपको माइंड में कमांड देता है, हाँ, ये यही है। अगर ऐसा नहीं है, तो नहीं, ये हमने कभी सुना नहीं है इस ध्वनि को, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, चलिए सोचते हैं। ऐसा काम अपना चालू कर देता है। तो मन क्या है? यही चुंबकत्व शक्ति है। पांचों इंद्रियों से जो बदलाव हमेशा होता रहता है, उसको पकड़ कर अपने जेनेटिक सेंटर में केंद्रित करके रखना, और जब जब हम चाहें, उधर से निकाल के देना। तो ये दोनों काम करने वाली चीज है मन।
जब वो अपने बीज केंद्र या जेनेटिक सेंटर से जो बाहर निकालते हैं, उसी कार्य को हम विचार कहते हैं। तो मन विचार का संग्रह है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मन विचार नहीं है, मन का कार्य विचार है। जब हमें ये तत्व समझ में आ गया, तो हमें बहुत सही तरह से हम इसको समझ पाएंगे। तो मन दो तरह का कार्य करता है। एक, हमारे भोगे हुए अनुभवों को, अंकड़ों को सूक्ष्म रूप में बीज केंद्र में हमेशा रखते रहना। दूसरा, आवश्यकता के अनुसार उन्हें विस्तृत रूप में विचारों की तरह प्रकट करते रहना। बस इस दो ही कार्य को हम मन के कार्य कहते हैं। तो मन के अष्ट मन के 8 विशिष्ट प्रकार में क्या क्या हम समझने का कोशिश करेंगे, वो समझना। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी जैसे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का डिफरेंस क्या बोलते हैं। लिविंग बीइंग में 8 तत्व, 8 प्रकार होते रहना चाहिए। वो क्या क्या है एक बार समझ लीजिए, तो हमें इसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा। इस फिलॉसफी का क्या है: शरीर, प्राण, जीव चुंबक, बीज केंद्र, मस्तिष्क, आत्मा, मन और इंद्रिय। इस 8 में एक भी नहीं है तो उसको जीव करके नहीं बोल सकते हैं। यही स्वामी जी का एक माकोलम का कविता है। तो ये 8 क्या क्या है एक बार समझ लीजिए, इस तत्व का पूरा आप कब्जा में ला सकते हैं। शरीर, जो हमने ऑलरेडी बताया था, जैसे पृथ्वी, अप्पु, तेजो, वायु, आकाश, इस पांचों का, पंचभूतों का मिलान हमारा शरीर है। प्राण, शरीर के अंदर प्राण प्रवाह जो निरंतर चलता रहता है, उसमें पृथक रूप से कार्यरत जीवाणु ही प्राण है ना। इस जीवाणु का साइज क्या है, इसकी मात्रा तो तिरुमूलर ने भी बोला है, पतंजलि ने भी बोला है। तिरुमूलर क्या बोलते हैं, गाय का एक बाल को ले लीजिए, उसका जितना विड्थ है उतनी हिसाब से लेंथ, लंबाई काट लीजिएगा, फिर उसको 1 लाख टुकड़ा कीजिए। एक टुकड़ा जितना छोटा है उतना ही अपना जीव शक्ति है। आप पतंजलि योग का शास्त्र में सोचते हैं तो वो जीव कणों के बारे में क्या बोलते हैं, जो आपका गेहूं निकलती है, जो गेहूं का जो कार्नर टिप है, उस कार्नर टिप को ले लीजिएगा, उसको 1 लाख पीस कीजिएगा। वो जितना छोटा है उतना ही आपका जीव कणों का एक मात्रा है। तो ऐसी इतनी छोटी चीजों को ही हम ध्यान में आज्ञा चक्र में और तुरीय चक्र में महसूस कर रहे हैं। तो हम कितना अपना फ्रीक्वेंसी को कम ला रहे हैं कि ये समझने के लिए। चलिए, तीसरा तत्व है जैव चुंबकत्व या जीव चुंबक शक्ति। जब प्राण कणों में स्थित ईश कण प्राण कणों को छोड़कर तरंगों के रूप में बाहर निकलते हैं, उसी को चुंबकत्व कहते हैं। तो इस जैव चुंबकत्व का काम क्या है, अपना पूरी सेंसेशन है ना। और चारवां तत्व है बीज केंद्र। बीज केंद्र क्या है, समूचे शरीर से घूम रही जीव चुंबकीय शक्ति को विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रिंसिपल का हिंदी में वर्ड विशिष्ट घनत्व बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के सिद्धांत के अनुसार शरीर के केंद्र स्थान में सघन होते जाते हैं। इस चुंबकीय तरंगों का जो सघनता है, उसी को हम बीज केंद्र बोलते हैं। फिर मस्तिष्क। मस्तिष्क तो सब आसान से समझते हैं, ब्रेन, राइट। पंचेंद्रियों में हो रही जीवित चुंबकीय के परिवर्तन की घटनाएं, जैसे दाव, प्रेशर हो, ध्वनि, प्रकाश, स्वाद और गंध, ये मस्तिष्क के माध्यम से जीव चुंबकीय तरंग से पहुंचती है। इस तरह एकत्रित अनुभवों को मस्तिष्क फिर से विचार के रूप में विस्तृत करके दिखाता है। तो मस्तिष्क क्या है, एक कार्य करने का एक्टिवेशन सेंटर है, बस, ब्रेन। फिर आत्मा, इसके बारे में तो हमें एक अलग पूरी सत्संग ही लेनी पड़ेगी, एक सत्संग नहीं, बहुत सत्संग लेनी पड़ेगी इसके बारे में पूरा समझाने के लिए। हाँ, हम सरल तरीके से समझना है तो एक ही चीज है, जीव अपने जीवन काल में जितने प्रकार के अनुभवों से होकर गुजरता है, वे सारे अनुभव और प्रकार जीव चुंबक की सघन स्थिति यानी बीज केंद्र में संचित हो जाते हैं। इनके साथ
अनुवंशिकता के प्राप्त परकों के प्रकार या चुंबक चुंबकीय तरंगों से सिमटकर बीज केंद्र में संचय रूप में मौजूद रहते हैं। इसी संचय को आत्मा कहलाते हैं। सोल क्या है? accumulation of your genetic imprints, but it's not genetic center, it's genetic imprints. Where it is stored, that is in your genetic center. What it is, that is soul, is nothing but collection of your imprints. सिंपल समझने के लिए मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया। ठीक है, फिर आ गया आपका सातवां तत्व मन। पंचेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को मस्तिष्क जीव चुंबकीय तरंगों द्वारा बीज केंद्र में पहुंचाना और जब जब हमें चाहिए उसको विचार के रूप में व्यक्त करना, प्रकट करना, ये मन कहलाता है। फिर आठवां तत्व है इंद्रिय। जैसे दाव, ध्वनि, प्रकाश, स्वाद, गंध, ये सब संवेदना का अनुभव करने के साधन है इंद्रिय। जैसे मस्तिष्क, ब्रेन एक साधन के रूप में काम करता है, ये स्टोरिंग और रिट्रीवल का। और इसी तरह इंद्रिय जो सेंसुअल ऑर्गन्स है, वो भी एक कारण करने वाला एक मशीन है, एक साधन है। जब ये आठों तत्वों को आप समझ लेंगे तो इस आठों तत्वों में आप मन का सही मात्रा समझ सकते हैं। फिर हम जब ये एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ जाती है, तभी हम आगे मन को काबू रखने में क्या करना है, हम इसको सही तरह से समझ पाते हैं। जब ये आपको समझ में आ गया, तभी हम विचार विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ थॉट्स करके, जो स्वामी जी की बहुत ब्यूटीफुल इंट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। अभी समय तो आगे बढ़ रहा है, 8 बजे हमें समाप्त करना है। फिर भी मैं एक ही तत्व का जस्ट कर्टन रेजर छोड़ के चले जाते हैं। फिर अगले वाले सुविचार सदनों में कोई हमारे जैसे कोई अरुणिधि प्राध्यापक जो भी उसको लेकर आगे और बात करते हैं तो अच्छा रहेगा, या वापस जब मौका मिलेगा तो हम खुद भी बात कर लेंगे। तो मन और बुद्धि जैसे कार्य करता है अपने शरीर में, स्वामी जी ने 10 तरह से वो काम करता है करके हमें समझाया। वो 10 चीज, मन के 10 चरण, यही एक शीर्षक रहेगा। हम जो भी अभी सुनते आ रहे हैं, सबसे आवेदन करते हैं कोई आप इसको आने वाले सदन में इसके बारे में अच्छी खासी लोगों को समझाइए। हम उसी के ऊपर सुनते हैं और अपना विचार आगे करते जाते हैं। वो क्या क्या है? सेंसेशन, नीड, ज़ील, एक्शन, रिजल्ट, एंजॉयमेंट, एक्सपीरियंस, रिसर्च, रियलाइजेशन, कंक्लूजन। हिंदी में बताना है तो संवेदना, सेंसेशन, आवश्यकता, नीड, ज़ील मतलब कोशिश या प्रयत्न, एक्शन कार्य, रिजल्ट जो उससे फल निकलता है, एंजॉयमेंट अनुभोग, एक्सपीरियंस अनुभव, और रिसर्च आपका हो गया अनुसंधान, और स्पष्ट समझ, उसके बाद हम निष्कर्ष करते हैं। इस मन के चरणों को हम पूरी तरह समझ लेंगे, तभी हम विचार विश्लेषण का अपना जो आत्मनिरीक्षण एक्सरसाइज है उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, है ना। विचार क्या है तब समझेंगे, तब हम विचार के बारे में अच्छी तरह काबू में ला सकते हैं, है ना। इसीलिए आपको बार बार इस तत्व के बारे में सुनना, पढ़ना, सोचना जरूरी है। क्यों? ये हमारे अपने तत्व हैं। मन और मनुष्य अलग नहीं है। जब हमें हम अपने बारे में जानना है, हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक हैं, अब क्यों जीवित हैं, हमारे साथ ये सब है, ये कौन है, हमें कोई प्रोग्राम करके एक्टिंग कर रहा है कि उस प्रोग्राम के हिसाब से हम नाच रहे हैं, तो ये या हम खुद अपना जीवन डिसाइड कर रहे हैं। ये सब सवाल हमेशा स्पिरिचुअलिटी में आती रहेगी। इस सब सवाल का जवाब विश्व समुदाय सेवा संघ की मनोविकास कला में वेदांत महर्षि से बहुत सरल तरीके से सिखाए हैं, वही ब्रह्म ज्ञान है। पर उस ब्रह्म ज्ञान को हम पूरी तरह समझने के लिए पहले बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मन। इसलिए हम आज इसको लिया, और बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे बात करते हुए, उस फ्रीक्वेंसी में सेट होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसको संडे सुबह फिर भी सब बाकी सब काम छोड़ते हुए इसको सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
वापस और डीप फिलॉसफी के साथ आगे वाले तत्वों में, आगे वाले सदनों में मिलते हैं। जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। हमेशा की तरह नरेश बाबूजी ने अपने ही अलग ढंग से यह व्याख्यान भी प्रस्तुत किया है। उनके लिए अनेकानेक धन्यवाद देते हुए उनका आज का विषय रहा स्वाद, स्पर्श, स्वाद, घ्राण, दृष्टि, श्रवण। इन तत्वों के इर्द गिर्द चलते रहे, यानी पंचेंद्रिय में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन सब के बारे में मन का हाथ जीव की, यानी एक प्रकार से श्रेष्ठ या अद्भुत जो तत्व होते हैं, कार्यकला होते हैं, अष्ट कार्यकला बोलते हैं ना, उसको भी उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया है। और मन के 10 सोपानों को भी, यानी वहाँ जो है उन्होंने बोध से लेकर, यानी भावना से लेते हुए अंतिम तत्व जो है, यानी भावना, उसके बाद प्रेरणा, ऐसे करते हुए उसके बाद क्रिया, क्रिया के बाद यानी प्रयास, क्रिया जितनी भी हो उन सबको समझाते हुए मन के बिना कुछ नहीं है, यह निर्णय तक उन्होंने हमें ले लिया है। उसके लिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं। और मन समझने वाली चीज़ है या हमारे पास रहती हुई संपत्ति है, इसके बारे में भी जो है उन्होंने अच्छी तरह समझाया है। यानी एक अद्भुत कला है मनोसमृद्धि कला, जिसमें मन के बारे में ही, मन को समृद्ध रखने के बारे में ही कहा गया है। और आगे अगले चरणों के लिए यह उन्होंने ये भी कर दिया है, अगले आने वाले व्याख्याताओं के लिए, यानी अगले वाले भाषणकर्ताओं के लिए भी यह रास्ता मार्ग उन्होंने खोल दिया है कि इस मन को ही आगे बढ़ाते हुए अन्य तत्वों को ले लिया जाए, विचार किया जाए। और सबको इस तरह उन्होंने आमंत्रण भी दिया है एक तरफ से कि आगे आइएगा, अपना विचार प्रकट कीजिएगा, प्रस्तुत कीजिएगा। हम भी अपने माननीय सभासदों से निवेदन रखेंगे कि वे आगे आए अपने विचार विमर्श करने के लिए, जो भी उनको मनपसंद, यानी ये यहाँ भी मन आता है, मनपसंद विषय चयन करके उसके बारे में विचार विमर्श हो जाए तो अच्छा रहेगा। यह आज के ये आध्यात्मिक सत्र जो है एक प्रकार सजीव हो चुका है। अब प्रश्न मंच खुला है। सभासदों से निवेदन है, सविनय निवेदन है कि हाथ बढ़ाए बटन या अनम्यूट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। नरेश बाबू जी उत्तर देने के लिए उत्सुकता पूर्वक तैयार हैं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सबको प्रणाम। नरेश बाबू जी, आज आपका इस मन का तत्व बहुत बहुत कैसे बताना है, अच्छी तरह से आप बात किया, क्योंकि इस मन का तत्व एक बहुत बड़ा तत्व है। एक आधा घंटे में आप दिलचस्पी के रूप में आप बताया, जीवन विचार के अनुसार ही है, मन से रहित मनुष्य नहीं है, मन को अच्छी से जानना भी नहीं है। इस तत्व को शुरू कर आप मनुष्य बीच में मनोविकास कला का महत्व भी आप बोलता है। एक बहुत बड़ा तत्व है चुंबकत्व शक्ति की महत्व। उस शक्ति इंद्रियों के द्वारा कैसे बाहर निकलता है, फिर वापस आकर कैसे इम्प्रिंट्स होता है सब, और बीच केंद्र का महत्व,
मन का पूरा तत्व को आप अति सुंदर रूप से आप बात किया सर। आपका सेवा और बढ़ने के लिए मेरी शुभकामनाएं। जी संसार जी धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम जी सर। प्रश्न कुछ नहीं है? नहीं सर, प्रश्न कुछ नहीं है। अच्छी तरह से बात किया, कैसे संदेह आएगा। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। और कोई? औपचारिकता बनाए रखने की दृष्टि में मेरा एक प्रश्न है नरेश जी। हाँ जी सर। मन जी सर। मन संपत्ति है या मन शरीर से बाहर है, ये कैसे समझ लिया जाए? यानी पुश्तैनी मन मन संपत्ति है, मन से बाहर, मन शरीर से बाहर है। जी आपका सवाल? मेरा सवाल यह है, मन पुश्तैनी यानी दादा परदादाओं द्वारा दी हुई संपत्ति है हाँ या अस्थायी रूप से उठने वाला एक प्रकार की भावना है? वाह जी, ये समृद्ध आपका सवाल में ही बहुत जवाब है। बहुत ही गहरा सवाल आपने उठा लिया। स्वामी जी का एक माकोलम का पोयम का तमिल मीनिंग में बताता हूँ। बोलिए। हे मानव, तेरी संरचना ब्रह्मांड की है विशिष्टता। मन नामक महनीय वस्तु को समझ ले तू मन से ही। तो मन को समझना के लिए भी मन ही जरूरत है। मन के बिना मन को समझ नहीं सकते हैं। ये कहाँ से आता है? हाँ बिल्कुल, अपने दादा परदादा या जितना भी मनुष्य इसमें ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं, उन सब का जो भी विचार है, सबका जो भी कार्य है, सब कुछ केंद्रित है, सब कुछ स्टोर होके बैठा है अपने बीज केंद्र में। और सिर्फ अपने बीज केंद्र में ही नहीं, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में स्टोर होके बैठा है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं तो उसका लहर निकलता है, उसका सिंक होता है। जैसे अभी हमारे पास एक एफएम रेडियो है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उस रेडियो में जो भी ट्रांसमिट करते हैं उसको हम सुन पाते हैं। अगर हम रेडियो को स्विच ऑन ही नहीं करते हैं तो हमारे चारों ओर जो जितनी लहरें हैं, इसमें वो पूरा एफएम स्टेशन की वेव्स हैं, पर हम उसको सुनते ही नहीं हैं। और एक नहीं एफएम, 10 एफएम स्टेशन साथ में चल रही होंगी और दसों की लहर हमारे चारों ओर है, हमें पूरी तरह से घुमा हुआ है। फिर भी हम उसको सुन नहीं पाते जब तक वो इंद्रिय जो पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसको स्विच ऑन करके उस फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं तो वो स्टेशन का सुनते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे रखते हैं तो दूसरे स्टेशन को सुनते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एफएम का फ्रीक्वेंसी इधर आ नहीं रही है, हमेशा आ रही है, सिर्फ वो ऑर्गन उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही मन का जो मन में जो मन का आउटपुट जो भी हम बोलते हैं, वो बीज केंद्र में सब कुछ केंद्रित है। पर आपका जो अस्थाई वेव या स्थाई वेव जो निकलती है, वही जो हम समझना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसी हिसाब से उसका काम करता है। तो आपका दोनों सवालों का एक ही जवाब है कि हाँ, मन बीज केंद्र में स्टोर करके रखना, रिट्रीव करके रखना, ये काम करते आ रहा है। इसका मूल अपने माताजी पिताजी से है और उनका मूल उनके माताजी पिताजी, उनके माताजी पिताजी, ऐसे जाता रहता है। तो पहला मानव जब इस संसार में पैदा हुआ था, उधर से ये चेन कहीं भी बिना ब्रेक होते आ रहा है। और ये पहला मानव भी कहाँ पैदा हुआ था? जब बाकी आपका जो 5 सेंसस, 4 सेंसस, 3 सेंसस ऐसा फर्स्ट सेंचुरी से आ रहा है। वो फर्स्ट सेंचुरी जो प्लांट्स जो भी बोलते हैं, ये कहाँ से आया? ये पंचभूतों के मिलन से ही आया। ये पंचभूत कहाँ से आया? इसी ब्रह्मांड में आया। वो ब्रह्मांड कहाँ आया? जो स्टैटिक स्पेस से आया। तो स्टैटिक स्पेस से लेके आज तक सब कुछ हमारे अंदर है। जब हमारी अस्थाई वेव या स्थाई वेव जब निकलती है बाहर,
तब हमें जिस फ्रीक्वेंसी में सिंक होना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी में सिंक होता है और सब कुछ पाता है और समझता है। जेएस अमृतसर में सही तरह से दिया या इसको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं तो प्लीज आप कर सकते। उत्तर मेरा मनोनुकूल रहा और मैं करोड़पति बन चुका सर। एक्चुअली अरबपति। अरबपति हम सब जो है शुरुआत से जो इसको लेते हुए आ रहे हैं, माने हम सब निश्चित रूप से अरबपति हैं वैसे। और कोई प्रश्न पूछा जाए तो सभा अधिक समाप्त कर लेते हैं सर। अच्छा, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सभा के समापन स्थिति में आ जाते हैं। आज इस आध्यात्मिक सत्र में तुरीय ध्यान चलाने और अपने सुविचार प्रस्तुत करने हेतु हमारे बीच पधारे दोनों प्रोफेसरों को हम शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं अदा करेंगे। सब तुरीय अवस्था पर आ जाइएगा। आज तुरीय ध्यान चलाने हेतु अरुणिधि सुचित्रा मिगलानी जी, जीएस समृद्ध। आज सुविचार प्रस्तुत किए प्रोफेसर नरेश बाबू जी, जीएस समृद्ध।